हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको को पता है, आज है 18 मई और एक स्पेशल चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप सबके लिए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सुबह उठ के अपने ज़िंदगी में एक एम सेट करें, अपने लाइफ का, अपने एक दिन का एक टोटल एम सेट करें और दिन भर उस एम को पूरा करने में लगा दें। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे परिणाम इसको देखने को मिलेंगे। रोज़ की टारगेट सेट करें, छोटे छोटे टारगेट सेट करें और आप बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे। तो वेलकम टू माय चैनल, और ये हमारा चैनल है एक और वनडे एग्ज़ाम पॉइंट। इस पे सारे वीडियोस पहले आते हैं, इवन करंट अफेयर्स भी पहले आता है और भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके ज़्यादा चैप्टर्स यहाँ अवेलेबल है। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आई बटन है, वहाँ भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन आपको राइट साइड में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। सबसे पहला है, हेटफुल मेमेज ऑनलाइन चैलेंज नेम्ड कंपटीशन स्टार्टेड बाई। ये क्वेश्चन जो है, हेटफुल मेमेज आप लोग समझते होंगे क्या होता है। तो हेटफुल मेमे आप समझ रहे हैं, मेमे फेसबुक, व्हाट्सएप और भी जगहों पे आपको मेम्स दिखते होंगे। कुछ लोग उसको मेम्स भी कहते हैं, मेमेज भी कहते हैं, आपको जो कहना है कहो। जिसमें पिक्चर के साथ आप डिस्टॉर्ट करके और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, कुछ बातें जोक वगैरह कही रहती हैं। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, और दिवस नहीं, ये चैलेंज किसने शुरू किया है। अगर हेटफुल मेमे होगा तो जिस पे वो बनाया गया है उसको तो वो बुरा लगेगा, ये आपको पता होगा। तो ये चैलेंज शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी और अभी भी इसके सीईओ जो हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेज़न के फाउंडर एंड सीईओ हैं जेफ बेजोस। और एक रिपोर्ट के अनुसार 6 साल बाद ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका प्रॉपर्टी जो है ट्रिलियन में हो जाएगा। आपको पता है बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है। गूगल और एप्पल, इन दोनों के बारे में जो भी आपको डिटेल पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट करने के साथ डिटेल भी पुट करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 मई, 22 मई, 23 मई, 31 मई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। दूर संचार मतलब टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे, ये हो जाएगा 17 मई को। ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि विभिन्न जो कल्चर्स हैं दुनिया के, डिफरेंट कल्चर्स में टेली कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके बेनिफिट हैं, इसको सेलिब्रेट और इसको जानने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, 1 से लेके 31 मई तक मैंने टोटल डे और दिवस उसकी थीम भी बताई है, आपको डेली भी बताता रहता हूँ। तो आज आपका होमवर्क है कि वीडियो को अभी पॉज कीजिए, जितने भी डे आपको याद हैं खुद से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे आपका खुद का रिवीजन होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत बेटर तरीका है। और आज हम लोग अगले महीने के जो डे हैं उसको याद करेंगे क्योंकि वो अगले महीने के लिए तैयार हो जाएगा। जून 1 को क्या मनाया जाता है, जून महीने का देखते हैं। जून 1 को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। जो भी माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उनका दिवस है 1 दिवस को। जून 2 को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 3 मई जून को कुछ नहीं है। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 4 जून को क्या मनाया गया, जो भी इनोसेंट चिल्ड्रन हैं जो कि एग्रेशन, लड़ाई मारपीट के शिकार हो गए हैं, उनके लिए जो दिवस है वो है 4 दिवस को, 4 जून को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट डे, ये बहुत बार पूछा गया, ये है 5 जून को। 7 जून को क्या है, कैंसर सर्वाइवर डे। क्या है, कैंसर सर्वाइवर डे। तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो प्लीज़ नोट भी कर ले जून महीने का, क्योंकि 10 दिन के बाद तो फिर जून आना ही है, 10-12 दिन के बाद। उसके बाद 8 जून को क्या है, वर्ल्ड ओशियन डे। ओशियन डे मतलब समुद्र दिवस। और ब्रेन ट्यूमर डे, ब्रेन ट्यूमर आपको पता ही है। नेक्स्ट है जून 11 को कोल माइनर्स डे। जो भी खाद्यान्न में काम करते हैं कोल माइन में, उनका दिवस कब है, 11 जून को। 12 जून को आते हैं एंटी चाइल्ड लेबर डे। कब है, एंटी चाइल्ड लेबर डे कब है, 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे।
13 जून को क्या है, इंटरनेशनल अल्बानिज्म अवेयरनेस डे। ये अल्बानिया एक कंट्री है, उसकी अवेयरनेस, सॉरी अल्बानिज्म एक डिजीज होती है, उसकी अवेयरनेस के रिलेटेड है। 14 जून को मनाते हैं ब्लड डोनर डे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 जून को ब्लड डोनर डे या ब्लड डोनेशन जिस दिन करते हैं। 15 जून को है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, जो बड़े बुजुर्ग लोगों पे अत्याचार लोग करते हैं उसका दिवस मनाया जाता है 15 जून को। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो सूखा और मरुस्थलीकरण एक तरीके से उससे लड़ने का दिवस है 17 जून को। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड डे है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बार पूछा गया, वो सच में उस पर ध्यान दीजिए और उसे नोट करिए। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब है, जून 20 को, ठीक है। फादर्स डे कब है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ये 3 डे है जून 21 को। आपको पता ही है योगा दिवस भारत के द्वारा ही मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये है 21 जून को। हाइड्रोग्राफी डे भी उस दिन मनाते हैं और पिता दिवस भी मनाते हैं। जून 23 को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाते हैं जून 23 को। 26 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ठीक है। और 29 जून को मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 29 जून को क्या मनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे। तो मैंने बहुत स्लो बोला है, बहुत सारे लोगों ने नोट भी किया होगा, जो उनके आगे मंथ के लिए फ़ायदा होगा। जो समझदार लोग वही हैं जो आगे के लिए पहले से तैयार रहते हैं। नाडा NEDA, नाडा डिसिप्लिनरी पैनल पर्सन इंक्लूडेड इन। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से इंक्लूड कर लिए गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं, तो वो हैं अखिल कुमार। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर रिसेंट में ही बनाए गए थे कौन, तो ये बनाए गए थे सुनील शेट्टी। नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। SCO की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। SCO क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है। और इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी चीन ने। अब इसमें कौन कौन से देश हैं और कौन रिसेंट में शामिल किए हैं, ये जरूर याद रखना चाहिए। पहले इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल नहीं था, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। तब से इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बीजिंग है। और बीजिंग में 2 और बैंकों का हेडक्वार्टर है। वो दोनों बैंक कौन कौन से हैं बताइए। वो दोनों बैंक हैं AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और दूसरा क्या है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका भी हेडक्वार्टर है कहाँ पे, बीजिंग में ही। बीजिंग चाइना की राजधानी है और वहाँ की करेंसी क्या है, युआन या रेमनेबी। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए क्योंकि चीन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। चीन के किस शहर में कोरोना वायरस का जन्म हुआ था, तो वो शहर था वुहान। वुहान सिटी में इसका आगमन हुआ था और ये इससे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। उसका जो ऑफिशियल नाम दिया गया वो दिया गया कोविड-19। मैंने कहा है हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, ये एक साइंटिफिक तरीका है और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ये इसमें बिलीव करके, इस पर रिसर्च करके उन्होंने इसे फिक्स किया है कि वो लोगों को काम आता है जल्दी जल्दी याद करने में। ये फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्ट करो, जैसे कि मैंने कनेक्ट किया कोविड-19 से। अब कोविड-19 ये किस ग्रुप का है, तो सार्स ग्रुप का एक तरीके से वायरस है। और इसकी अगर DNA की बात करें, DNA स्ट्रक्चर की, तो ये 75% RNA स्ट्रक्चर, RNA ये मिलता है बैट से, चमगादड़ से, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये इसकी वजह से अमेरिका ने WHO पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग इन देशों में ही मरे हैं और भारत में भी अभी फिर से लॉकडाउन 4.031 मई तक बढ़ा दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, चाइना जो है उससे भारत का ट्रेड डिफिसिट रहा है। भारत में ट्रेड चाइना ज़्यादा करता है, हम लोग चाइना में ट्रेड कम करते हैं। ये एक बहुत बार सवाल पूछा जाने वाला बात है। नेक्स्ट है कोबास 6800। व्हाट इज़ कोबास 6800 या फिर क्या है, तो जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये एक टेस्टिंग मशीन है। ये क्या है, एक टेस्टिंग मशीन है जो कि टेस्ट करेगा कि किसको कोविड-19 है, कोविड-19 नहीं है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आए कोबास 6800 क्या है, तो ये एक टेस्टिंग मशीन है।
नेक्स्ट है सिंगयून 201 एंड 202 नेम्ड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाई, क्या नाम है जरा ध्यान से देखिए, सिंगयून 201 एंड 202। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, या तो चीन का होगा या जापान का होगा, तो ये चीन का है। 1 नंबर इसका जो है वो राइट आंसर चाइना है। अब थोड़ा एशिया के मैप को हम लोग देखेंगे और गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चाइना से ही शुरुआत करते हैं। ये है चाइना और इसके ऊपर और रशिया के नीचे लैंड लॉक्ड कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और टुगरिक यहाँ की करेंसी है। कौन सी करेंसी है? टुगरिक। नीचे चाइना के बारे में आपको सब कुछ पता है। ऊपर है रशिया, रशिया की राजधानी है मॉस्को और रूबल यहाँ की करेंसी है। रशिया पूरे दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी जो एक तरीके से लैंड है वो 2 महादेशों में, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ती है। आज मैंने यूरोप का भी मैप इंक्लूड किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आज हम लोग सी को देखते हैं। ऊपर है आर्कटिक ओशियन और हम लोग अब भारत का मैप सीरीज ख़त्म हो चुका है तो अब एशिया का मैप जो है उसको मैं लेके आने वाला हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, आप सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर है बेरिंग सी, नॉर्थ अमेरिका, बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। क्या याद रखना है आपको? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन अलग करता है? तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सी उसके नीचे है सी ऑफ ओखोटस्क, कई बार सवाल में पूछा भी गया है सी ऑफ ओखोटस्क। तो ये है किसमें? रसिया के पास है। कुरिल आइलैंड, ये आपको ये दिख रहा होगा कुरिल आइलैंड, कुरिल द्वीप समूह, ये है जापान और रसिया के बीच में डिस्प्यूटेड। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तो आपको दिख रहा होगा नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, साउथ कोरिया है सियोल और कोरियन पेनिनसुला यही है छोटा सा जो कि चाइना से लगा हुआ है, और जापान की राजधानी है टोक्यो, ये यहाँ की करेंसी। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? तो वो है WON, ये दोनों करेंसी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। अब नीचे आते हैं, पैसिफिक ओशियन आपको दिख रहा होगा और साउथ चाइना सी, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट में रहने वाला इलाका है। तो आइए कुछ जो देश हैं यहाँ के उनका देख लेते हैं राजधानी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंबोडिया की। तो कंबोडिया की राजधानी आपको क्या दिख रही है? नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी यहाँ नोम पेन है और RIEL रियल यहाँ की करेंसी है। दूसरा है वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है होनोई और डोंग यहाँ की करेंसी है। क्या है? डोंग। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और बहुत यहाँ की करेंसी है। बर्मा की राजधानी है म्यांमार और क्यात यहाँ की करेंसी है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और नोगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टाका यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये सब आपके हो गए यहाँ की राज्य राजधानी और करेंसी। अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और पेसो यहाँ की करेंसी है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशियन रिंगित, रिंगित यहाँ की करेंसी है। मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। अभी रिसेंट में इंडोनेशिया की राजधानी बदली है, पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी जहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर था, लेकिन अब इसकी जो राजधानी है वो हो गई है ईस्ट कालीमंतन। ठीक है, तो और ये हो गया आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशियन से जोड़ता है या फिर जावा सी को भी जोड़ता है। और भी बहुत सारे स्ट्रेट पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो देखा है तो आपके वो बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब इधर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है प्यारा देश भारत और इसके बगल में पाकिस्तान की आपको पता ही है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। और ये सब सेंट्रल एशिया हैं। और इधर के देश के बारे में मैंने कल ही बताया था जब इजराइल की बात हुई थी। तो कल का अगर करंट अफेयर्स आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि रोज़ एक दिन बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये है अंजुम मौदगिल को, अंजुम मौदगिल को ये खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किस देश का कार्बन उत्सर्जन 4 दशक में सबसे कम हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन। कोरोना वायरस की वजह, लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है, कार्बन एक्सट्रैक्ट कम हो रहा है, तो ये देश है भारत। भारत का लेवल सबसे कम हो गया है। अगला क्वेश्चन, G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग की अध्यक्षता किसने की?
तो ये तो आपको पता होनी चाहिए कि वर्चुअल का मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने, और सऊदी अरबिया के किंग कौन है? सलमान बिन सऊद। और यहाँ जो है सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसी है। और सऊदी अरबिया पहला ऐसा अरब देश है जिसने इसकी अध्यक्षता इस बार की है। अब जो है सऊदी अरबिया ने कुछ रिसेंट में रेस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, जिसे ये पहली बार अपने देश में महिलाओं को बिना पुरुषों के जाने की आज़ादी दे दी है। दूसरी चीज़, इसमें जो है हमेशा प्रतिबंध लगाए हैं औरतों पे, तो रिसेंट में कार ड्राइविंग पे भी प्रतिबंध हटा दिया है। G20 के बारे में देखते हैं। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, और भारत भी इसका मेंबर है। तो आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सार्क। सार्क का स्थापना और सार्क का हेडक्वार्टर। तो सार्क का जो है स्थापना हुआ था 1985 में, और हेडक्वार्टर है काठमांडू में। अच्छा, मैंने ऊपर सार्क का हेडक्वार्टर बता दिया था जकार्ता, जो कि वो है आसियान का। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। तो जो लोग भी थोड़े से समझे होंगे इस बात को, तो आसियान की हेडक्वार्टर तो हो गई जकार्ता, और स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है, 1967। नेक्स्ट फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि और भी जो ग्रुपिंग्स है, जैसे बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, देश हैं, तो ये इंडिया इसमें शामिल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। और बिम्स्टेक की भी स्थापना कब हुई थी? 1999 में, ठीक है, 1997 या 99, आई एम नॉट कन्फर्म, ये मैं कल आपको कन्फर्म कर दूंगा। सॉरी दोस्तों, इसकी स्थापना 6 जून 1997 में। एक्चुअली मैं इतने ज़्यादा फैक्ट्स बताता हूँ कि थोड़े से कन्फ्यूजन खुद भी हो जाते हैं, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। सो इन सब चीज़ों को आप माफ़ करेंगे। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी फुल फॉर्म होती है बिम्स्टेक की बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब बात करते हैं, बांग्लादेश तो आपने देख लिया और बिम्स्टेक भी देख लिया। बिम्स्टेक में मेंबर कितने हैं आज इसको भी देख लीजिए। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, सबका ट्रिक है। और लास्ट में एक याद कर लीजिएगा, बिम्स्टेक भूलना नहीं, तो भूलना से भू से हो जाएगा भूटान, और 9 से नेपाल। ये आपको याद रखना है। इतने देश जो हैं बिम्स्टेक में शामिल हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। अगला है मातृ स्मृति स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया? मातृ स्मृति स्कीम ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। यूरोप का पहला कोरोना फ्री देश कौन बन गया है? तो ये बन गया स्लोवेनिया, और मैंने कल इसकी बात की थी, और आज इसका मैं मैप भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देखिए, ऑस्ट्रिया के नीचे छोटा सा एक देश है स्लोवेनिया, इसकी राजधानी है लुज़बुजाना। और अब इसके आसपास के देश को देख लेते हैं किस किस से लगा है। तो आपको पता है एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है इटली को, क्योंकि एड्रियाटिक सी के चारों तरफ ये फैला। इटली की जो राजधानी है वो है रोम। और क्या क्या फैक्ट्स आपको पता हैं इटली से, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे? तो आप यहाँ देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये है ग्रीस, जिसे एथेंस भी कहते हैं, सिकंदर यहीं का था। उसके आगे जो फैक्ट है वो क्या है? स्पेन है, ये पोर्टुगल है। तो लाइन से आपको याद रहना चाहिए, पोर्टुगल, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फिर जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहीं पे नेटो, नेशनल कह रहा हूँ मैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो 2 देश यहाँ पे है। इसमें क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, और उसका नाम क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? द हेग, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस के आगे जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और यहाँ की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट फैक्ट, चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग, पोलैंड की राजधानी है वर्सा, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देश दिख रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट एजोवेदो ने किस ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा इन्होंने दिया है WTO से। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा।
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसकी हेडक्वार्टर है UN की, कहाँ पे, तो कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है, तो ये रिपोर्ट जारी किया है यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक बटन दबाएं, और इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों से शेयर करें। 5 दोस्तों से शेयर करेंगे, उन्हें भी इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे और उनके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस करें। इतने से ज़्यादा स्टैटिक जीके के फैक्ट विद करंट अफेयर्स शायद ही आपको कहीं और मिलेंगे। होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के बारे में वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं, और फिर से मैंने यहाँ मैप रखा है तो आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड का नंदा देवी पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दोनों जो हैं शामिल किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और रिसेंट में जयपुर सिटी को भी शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नए महानिदेशक, तो ये बन गई हैं वी विद्यावती। अब आपके लिए अलग से क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे है और इसमें भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन आपको दिख रही होगी, इसी ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर है कमेंट कीजिए, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।